हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं कि आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे और अपने तैयारियों में बड़े ज़ोर शोर से लगे हुए होंगे। मैं यहाँ पे बहुत ही कम समय के लिए एक आज फिर से जनरल नॉलेज का आपको ये शायद 2018 या 2019 में डीलेड में आया हुआ क्वेश्चन है और उसको ही मैं बहुत शॉर्ट में कराऊंगा। आप लोग प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि पेन और कॉपी लेके बैठिए और उसका नोट्स बनाते जाइए भाई। हम काफ़ी सारे क्लासेस में दे चुका हूँ आप लोगों को, उनमें के अगर आप इम्पोर्टेंट फैक्ट जो मैं बोलते जा रहा हूँ उसको आप लिख बस लिए ना, तो आपका इतना बढ़िया नोट्स तैयार हो जाएगा और आप यकीन मानिए कि आपको बेहतर अंक लाने से कोई नहीं रोक सकता। उसी से ही सब क्वेश्चन आपको बहुत कुछ एकदम इजीली सेम टू सेम दिखेंगे और आप उसी से एलिमिनेट करके अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो बार बार इन्हीं बातों को मैं दोहराता हूं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही आपका की पॉइंट है भाई। अगर उन प्रकृति को उसको समझ गए ना तो वहीं वहीं से क्वेश्चन आता है। क्यों? क्योंकि मैं बोला ना कि पिछले वीडियो को देखिएगा तो आपको लगेगा कि अब हमारे जो पुराना वीडियो देखे थे ना उसका क्या का समय आ गया है, उसका प्रैक्टिकल का समय आ गया है। अब देखिए इसी क्वेश्चन को देखिए आप। मैं जो पिछला पढ़ाया हूँ उसमें मैं शिक्षा का अधिकार मतलब मौलिक अधिकार जब पढ़ाया था तो आर्टिकल 21A की बात किया था। अब देखिए ये मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि जो क्वेश्चन जिस एरिया से आता है ना, जस्ट सेकेंड, हाँ, जो व्यापम है या कोई भी बोर्ड है जो एरिया टारगेट करे उसी उसी से आता है क्वेश्चन। देखिए ये सिलेबस में लिखा हुआ है अधिकार, मौलिक अधिकार, तो देखिए वहीं से ये क्वेश्चन आ रहा है। समझ में आ रहा है तो इसको लिख लीजिएगा। ये पहला क्वेश्चन को थोड़ा सा डील करते हैं बिना को। चलिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, शिक्षा का अधिकार भारत के संविधान के संवैधानिक संशोधन के द्वारा किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा लाया गया है? तो मैं जब अभी पढ़ाया हूँ मौलिक अधिकार तो मैं बताया था वहाँ पे कि पहले जो है मौलिक अधिकार जो 6 से लेके 14 साल के बच्चे को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा दिया जा रहा है ना, वो पहले डीपीएसपी नीति निर्देशक तत्व के तहत आर्टिकल 45 में लिखा हुआ था, मतलब अनुच्छेद 45 में लिखा हुआ था। लेकिन जब संविधान संशोधन कौन सा आया, 86 नंबर का आया। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, 86 नंबर का जब संविधान संशोधन आया तो क्या कर दिया गया इसको, अब ये राज्य के नीति निर्देशक, राज्य के डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व से उसको बाहर कर दिया गया और उसको क्या कर दिया गया, उसको मौलिक अधिकार बना दिया गया। तो मौलिक अधिकार बना दिया गया तो कहाँ चला गया है वो, आर्टिकल 21A या आर्टिकल 21 का कलम। इसको मैं करवा चुका था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 86वां संविधान संशोधन, जो कि कब आया था, तो 86वां संविधान संशोधन आया था, ये आया था 2002 में। ये कब आया था, 2002 में। तो अब क्लियर हुआ कि अभी वर्तमान में कितने अधिकार हैं, तो मैं बता दिया हूं कि 6, पहले कितने होते थे, 7। ठीक है, तो आगे बढ़ जाते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे नोबेल पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ? अच्छा, एक बात और बता दिया। तो इससे हमको क्या सीख लेना है, जिससे हमको क्या सीख लेना है इस प्रश्न से, 86वां संविधान संशोधन को अच्छे से पढ़ लेना है और 42वां संविधान संशोधन को तो मैं पढ़ा ही दिया हूँ। इनके 42वां संविधान संशोधन के बिना तो कुछ होना ही नहीं है। ठीक है, इसको मिनी संविधान संशोधन ही बोल दिया जाता है 42वां को। कब हुआ था, तो 1976 में हुआ था, बता दिया हूँ। इसमें क्या हुआ था, तो इससे पहले कितने होते थे मौलिक अधिकार, तो 7 होते थे। तो अब इसी 42वां संविधान संशोधन में संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया था। संपत्ति का अधिकार किस में था, तो अनुच्छेद 31 में था। इसे किस में चला गया अब, तो आर्टिकल 300 का कलम में चला गया। इसको सब पढ़ा चुका हूँ भाई। यहीं से संपत्ति का अधिकार को हटा के उसको क्या बना दिया गया, मौलिक अधिकार के जगह में क्या बना दिया गया, कानूनी अधिकार। क्लियर हो गया। अब वर्तमान में कितना है, 1976 के बाद मौलिक अधिकार की संख्या तो 6। तो उसी मौलिक अधिकार में मतलब जहाँ पे हम लोग शिक्षा का अधिकार को पढ़ते हैं तो आर्टिकल 21, ये सब हम किस में पढ़े थे, स्वतंत्रता का अधिकार में। याद है ना, स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक पढ़े थे, तो 19, 20, 21 और 22। तो ये 21 के अंतर्गत 21A उसमें आता है भाई। अब आशा करता हूँ एकदम क्लियर हो गया। एकदम मेरे वॉइस को सुन सुन के एज इट इज नोट्स बना डालिए। आपको शिक्षक का भर्ती कहीं किसी का भी पेपर दे रहे हैं ना जिसमें कि ये संविधान का क्वेश्चन आता है, सबके लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए, कितना भी सोचता हूँ कि बहुत कम एक्सप्लेनेशन दूंगा लेकिन दे ही डालता हूँ भाई। चलिए दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। तो निम्नलिखित में से किसे नोबेल पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ है,
तो इस प्रश्न को कोई रिपीट होगा क्या सर? ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, नहीं हो सकता। हमको क्या सीख लेना है कि जब भी नोबेल पुरस्कार हो तो हम जब पेपर देने जाएं तो जो नोबेल पुरस्कार लेटेस्ट में जिसको मिला हुआ है ना, उसको हम लोग पढ़ के जाएं। और उसी संबंधित पहला किसको मिला था, भारतीयों को किसको किसको मिल चुका है, ये सब हमको हमेशा याद होना चाहिए। तो सीवी रमन को भी मिला है, शायद मेरे को इसे क्यों लग रहा है कि 1930 में मिला हुआ है। रविन्द्रनाथ टैगोर को तो भूलोगे ही नहीं, 1913 में मिला है गीतांजलि के लिए साहित्य का पहला नोबेल पुरस्कार। और इनको सीवी रमन को भौतिक क्षेत्र में, उसके बाद मदर टेरेसा को भी मिल गया है, शायद लगभग 1970-80 के लगभग मिला है, पर मिला है। ठीक है, तो इसका क्या आंसर आ जाएगा, किसको प्राप्त नहीं हुआ? तो इनमें से किसी को प्राप्त नहीं हुआ, मतलब उपरोक्त में से कोई नहीं, जिनको कि प्राप्त नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इनको सबको प्राप्त हुआ है। तो क्लियर हो गया, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ ये आंसर। तो सबको मिला, मतलब इससे क्या है कि नोबेल पुरस्कार जो जो पाए उसको, जो कितने पा चुके उसको भी याद करना है और लेटेस्ट डाटा भी याद करना है। चलिए आगे बढ़ जाएं। एयर कंडीशनिंग का आविष्कार किसने किया? ओए रहने दो ना। तो एयर कंडीशनिंग का आविष्कार किसने किया? तो एयर कंडीशनिंग तो आविष्कार वाला सिलेबस में लिखा हुआ है डीएलएड का, विज्ञान में। तो हमको इसको लगातार याद करते जाना है। जैसे मैं पिछले क्लास में कुछ कुछ बता दिया था, इसमें एक आप इसको अपने उसमें एंट्री कर लीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कैरिंग। याद कैसे करोगे कैरिंग को? एसी एसी एसी, देखिए एसी, तो एसी को क्या करते हैं, कैरी करके ही तो ले जाओगे, क्योंकि बड़ा रहता है भाई एसी को। तो एसी को क्या करना पड़ता है, हमको कैरी करना पड़ता है, लेके जाना पड़ता है गाड़ी उड़ी में। ऐसे ट्रिक बनाएंगे तो याद हो जाएगा कैरियर से। ठीक है। बैक्टीरिया का शुद्ध कल्चर सर्वप्रथम किसने, है ना? तो बैक्टीरिया का संबंध सबको पता है कि रॉबर्ट कोच से है। किससे है? रॉबर्ट कोच से। इसमें कुछ नया चीज़ नहीं है, इसको चुपचाप आपको लिख लेना है और याद कर लेना है। क्लियर हो गया? इसमें समय नहीं लगाएंगे, आगे बढ़ते हैं। तो क्या हो जाता है ना? पहले देखिए कुछ कुछ छत्तीसगढ़ का भी क्वेश्चन इससे पूछ लिया है ना। तो छत्तीसगढ़ का तो नवीनतम राजस्व संभाग कौन सा है? अभी आप लोगों को इसको सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, उस टाइम में इसका आंसर दुर्ग था। प्रधानमंत्री जन धन योजना के संबंध में क्या सही है? तो ये अब शायद ना आए, तो ये सब लेटेस्ट के हैं। तो जनरल नॉलेज, ये सब करेंट अफेयर के, इसको भी स्किप कर सकते हो। हाँ, इसको आप स्किप नहीं कर सकते, ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है जी। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। पहली बात, ये सब क्या हैं? तो भाई ये हम जब अर्थशास्त्र पढ़ते हैं तो ये प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र आता है। तो प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या आते हैं, द्वितीयक क्षेत्र में क्या क्या आते हैं, तृतीयक क्षेत्र में क्या क्या आते हैं? तो प्राथमिक क्षेत्र में कौन सा चीज़ आते हैं, मतलब जैसे हम लोग क्या किया जाए, जैसे कोई सामान है जिसको हम लोग खेती किसानी करते हैं ना, तो जो हमको प्राथमिक क्षेत्र क्या कहलाएगा, जो हमको एकदम इनिशियल स्टेज में मिलता है। इनिशियल मतलब शुरुआती स्टेज में, शुरुआती स्टेज में मिलता है, उसको क्या बोलते हैं? प्राथमिक क्षेत्र। जैसे खेती किसानी हो गया, है ना, ये सब चीज़ें, कृषि हो गया, ये सब चीज़ें। द्वितीय क्षेत्र क्या हो गया? मान लीजिए हम लोग खेती किए किसका? आलू का, लेकिन आलू से क्या हो रहा है, मान लीजिए हम लोग चिप्स उप्स बना लिए, तो उससे क्या बना लिए? कारखाने फैक्ट्री के द्वारा कुछ नया प्रोडक्ट बना लिए, वो किस में चला जाएगा? द्वितीयक में। जैसे हम लोग गन्ना किए, गन्ना उत्पादन किए तो प्राथमिक क्षेत्र, लेकिन उसको हम लोग जब कारखाना के द्वारा शक्कर में कन्वर्ट कर दिए, शुगर बना दिए, तो किस में चला जाएगा? द्वितीयक क्षेत्र। और तृतीयक क्षेत्र क्या होता है? सेवा। सेवा मतलब क्या होता है आपका? किसी चीज़ को सेवा देना, जैसे ट्रांसपोर्टेशन हो गया, शुल्क, मतलब समझ रहे हैं, सेवा। तो पहला क्षेत्र में क्या आ गया? पूछा क्या है? खनन एवं उत्खनन क्षेत्र। तो सबको पता है कि खान से हम कोई चीज़ निकाल रहे हैं, अभी निकाल रहे हैं, तो किस में चला जाएगा? ये पहला में। किस में चला जाएगा? ये पहला में। तो इसको रट लेना है बिल्कुल ना। खनन एवं उत्खनन किस में आएगा? तो प्राथमिक क्षेत्र में आएगा। सेवा किस में आता है? सेवा तो तृतीयक क्षेत्र में। अभी कारखाने फैक्ट्री ये सब किस में आते हैं? तो द्वितीयक क्षेत्र में। क्लियर हो गया? आगे देखते हैं। उस प्रमुख महानुभाव का नाम बताएं जिसने पंचायती राज व्यवस्था का विरोध किया था। तो इनको क्या कुछ, इनको सीधा सीधा पढ़ लेना है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है। और ये जो इसको थोड़ा सा बता देता हूँ कि पंचायती राज व्यवस्था कहाँ से आया था, कौन से संविधान के संशोधन से? तो 73वें नंबर के, कौन से? 73वें नंबर का संविधान संशोधन से आया था। मैं बता चुका हूँ कि संविधान संशोधन क्या होता है, मतलब हमारे संविधान में एक प्रकार का सुधार। तो 73वें नंबर से पंचायती राज आया था, और 74वें नंबर से कौन सा आया था? तो 74वें नंबर से जो नगर पालिका, नगर पंचायत का कॉन्सेप्ट है, नगर पंचायत, ग्राम पंचायत नहीं, नगर पंचायत का कॉन्सेप्ट, नगर पालिका, ये सब कहाँ से आया था? तो 74वां नंबर संविधान संशोधन से। इसमें पंचायती राज के लिए कौन सा अनुच्छेद? तो आर्टिकल
40, आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 किस में है? तो हम अभी नहीं पढ़ाया हूँ, लेकिन आपको जानकारी होना चाहिए। जैसे कि मौलिक अधिकार में पढ़ाया हूँ, तो मौलिक अधिकार 12 से लेके 35 तक आता है। उसके बाद क्या आता है? नीति निर्देशक तत्व, तो 35 से लेके 51 या 52 तक आता है भाई। तो 51 से 52 के बीच ये आर्टिकल 40 भी तो आ रहा है ना। तो इसी के बीच हमारे डीपीएसपी के तहत ही क्या हुआ था? डीपीएसपी के तहत ही क्या हुआ था? राज्य के नीति निर्देशक तत्व के उसी में क्या हुआ था? हमारा पंचायती राज का गठन, आर्टिकल 40। ठीक है, क्लियर हुआ? आर्टिकल 40 और 73वें संविधान संशोधन। अगर कभी पूछता है तो इसके लिए बहुत सारा संविधान समिति बना था। बलवंत राय समिति, अशोक मेहता समिति, ये सिंघवी समिति, ये सब सुने होंगे आप लोग। अशोक मेहता, बलवंत राय, देखिए याद से उतर जाता है जी, इधर उधर बहुत सारा बात दिमाग में चलते रहता है ना कि इसको भी पढ़ाना है, उसको पढ़ाना है। चलिए, ये क्लियर हो गया। तो भीमराव अम्बेडकर सपोर्ट में नहीं थे, और सबसे ज़्यादा सपोर्ट में कौन थे? तो महात्मा गांधी। ठीक है। आईने अकबरी पुस्तक किसने लिखा था? तो मैं दिल्ली सल्तनत पढ़ाना चालू किया था उस टाइम पे। फिर दिल्ली सल्तनत के बाद हम लोग जब पानीपत का युद्ध लड़ेंगे 1526 में, तो मुगल साम्राज्य की स्थापना होगा, तो वहीं तक हम लोग पहुँचे थे, अभी क्लियर नहीं हुआ था। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आईने अकबरी, पहली बात तो अकबर के बारे में है, आ से आईने और आ से अबुल फजल, इसको भूलिएगा नहीं। आ से आईने अकबरी और आ से अबुल फजल, तो अबुल फजल के द्वारा लिखा गया है। क्लियर हो गया? राजा राम मोहन राय किससे संबंधित नहीं थे? तो ये 3 ठो चीज से संबंधित रहे होंगे, 1 ठो चीज से संबंधित नहीं रहे होंगे। तो इस क्वेश्चन से क्या सीखते हैं हम कि राजा राम मोहन किसके पक्ष में थे, वो याद कर लेना है। तो किसके पक्ष में थे? तो सती प्रथा को बंद करने के तो बिल्कुल थे, सबसे ज़्यादा काम तो इसी के ऊपर किया था इन्होंने। सती प्रथा बंद होना चाहिए, सती प्रथा बंद होना चाहिए, इसका सबसे प्रबल समर्थक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय। दूसरा, विधवा पुनर्विवाह। विधवा पुनर्विवाह मतलब जिसके हस्बैंड का डेथ हो जाता था, तो पहले के ज़माने इतिहास में क्या होता था कि उसको उसके पति के चिता के साथ ही उनको जिंदा जला दिया जाता था जी, सती में ही। ठीक है, उसी को सती प्रथा बोलते थे। और विधवा जो बचे हैं ना, तो पहली बात तो सती में वो लोग काम तमाम। उसके बाद फिर कुछ समय बाद सती प्रथा जब रुका, तो विधवा पुनर्विवाह कि उनका दोबारा शादी पहले नहीं होता था, उसके लिए भी इन्होंने बहुत मेहनत किया था। अगर सती प्रथा का नाम आया तो राजा राम मोहन राय, और अगर विधवा पुनर्विवाह के मेन लीडर कौन थे? तो ईश्वर चंद विद्यासागर, लेकिन ये भी थे। अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा, तो समझ के चलिए कि ये विलियम बेंटिंग के टाइम में थे। कौन? राजा राम मोहन राय, विलियम बेंटिंग के टाइम में। तो ये पूरा इंग्लिश को ही समर्थन करते थे। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे ज़्यादातर क्या हो जाएगा? संस्कृत शिक्षा दिख रहा है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संस्कृत शिक्षा के समर्थन में ये नहीं थे। मतलब आप जब पढ़ेंगे इतिहास को, तो उसमें आता है एक प्राच्यविद, मतलब जो इंग्लिश को सपोर्ट कर रहे थे, और एक मतलब वो चाह रहे थे कि भारत वाले क्या करें, नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें और उन्हीं को प्रमोट करें। और दूसरा सपोर्टर क्या बोल रहे थे कि इंग्लिश को क्या करें, इंग्लिश को। तो यहाँ पे राजा राम मोहन भी इंग्लिश को सपोर्ट कर रहे थे। तो समझ में आ गया होगा यहाँ पे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ह्वेन सांग, देखिए अभी उस दिन में पढ़ाया हूँ ना, यहीं से क्लास शुरू किए थे राजा हर्षवर्धन से। कि राजा हर्षवर्धन 639 ईस्वी में कौन आए थे उनके दरबार में? तो ह्वेन सांग बताया था ना कि बहुत, क्यों? क्योंकि जो ह्वेन सांग है ना, वो छत्तीसगढ़ में भी आए थे। तो 639 ईस्वी में आए थे। तो मैं यहाँ पे ऐसे अपने जो वीडियो में कराया हूँ, तो उसमें इस तरीके से मैं लिख के आपको बताया हूँ, जिसको डाउट होगा तो, कि भाई ये 600 से प्लस में चला गया है, 600 से प्लस में, 601, 602, 639। तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना। कई लोग इसको 6वीं शताब्दी मार दिए होंगे आंसर। थोड़ा अच्छे से इसको बताता हूँ, देखिए 6वीं शताब्दी क्यों? क्योंकि आए कब थे वो? 639 में लगभग ईस्वी में, 639 में। तो कई जन इसको क्या कर दिए होंगे, 6 को देख के 6वीं शताब्दी, नहीं, ये 600 से ज़्यादा है भाई। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 7वीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या होगा इसका? 7वीं। क्लियर हो गया? राजा हर्षवर्धन के समय में ह्वेन सांग आया था। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए हम लोग जो पढ़े हैं अभी, तो बहुत कम क्लास लिया हूँ जी, उसी में से कितने सारे क्वेश्चन रिपीटेड हो रहे हैं। अभी तो हम डीप क्लासेस ले भी नहीं रहे हैं, अभी तो हम पुराना साल के प्रश्नों को ही हल कर रहे हैं। इनको भी अगर नोट्स बना डालें ना, तो आप यकीन मानिए दूसरे से बहुत आगे निकल जाएंगे। बहुत आपको ईजी हो जाएगा पेपर निकालना। एक राज्य का राज्यपाल भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में नियुक्त किया जाता है? तो इसको बिल्कुल बिल्कुल बस देखे, और 155। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 155। बस इनको क्या करना है, बस पढ़ लेना है, रट लेना है।
उसके बाद विद्यालयीन विद्यार्थियों के लिए राष्ट्रीय प्रतिभा खोज, तो सब ये देखिए राष्ट्रीय का बात कर रहा है, तो आपको ज़्यादातर कोशिश कहाँ करना है, SCRT मतलब स्टेट, NCTE ये टीचर लोगों को, शिक्षक के लिए, टीचर लोगों को जो ट्रेनिंग व्रेनिंग नहीं देते हैं उसके लिए होता है NCT, हाँ ठीक है। और CBSE तो ये यहाँ पे सेंट्रल बोर्ड ऑफ एजुकेशन जो 10वीं 11वीं सॉरी हाँ 10वीं 11वीं 12वीं को पेपर ऊपर कराता है। बाकी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, NCERT, ठीक है। कौन सा खनिज केवल इस राज्य में, तो आपको सबको पता होगा कि टीन पूरे भारत में सबसे सर्वाधिक कहाँ है, तो छत्तीसगढ़ में है। निम्नलिखित में से किस राज्य का समुद्र तट सबसे है लंबा, तो सबसे लंबा कहाँ है, तो सबसे लंबा कहाँ है, तो गुजरात। ये इस तरीके से इसलिए पता नहीं चलता, लेकिन यहाँ से आएगा फिर इसे मुड़ेगा फिर, तो क्या है इसका राइट आंसर, तो गुजरात। तो बिल्कुल याद कर लेना है इसको। भारत कितने राज्य कर्क रेखा गुजरती है, तो इसको मैं एकदम ट्रिक से उस दिन करवा दिया था, ट्रिक से करवा दिया था, तो कितने, तो 8 राज्यों को। क्या बताया था ट्रिक, किसी को याद है क्या, जिसको याद होगा तो ग म छ झार, झाझंडी, झाझंडी ये गलत बन गया, झाझंडी था, झार किसके ऊपर, तो मित्र पर। जिसको याद आ रहा होगा तो याद आ रहा होगा। गा से गुजरात, माँ से मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़, झा से झारखंड, राजस्थान, ठीक है, मिजोरम, मिजोरम है भाई, मिजोरम और त्रिपुरा। क्लियर हो गया, तो याद 1 2 3 4 5 6 मिजोरम, त्रिपुरा, और क्या बच गया भाई, गमछा, झार, मित्र, पर, ठीक है। तो पर से पश्चिम बंगाल, ठीक हो गया। 8 को काटता है, इसमें ध्यान दीजिएगा, क्या मकर रेखा काटता है क्या, नहीं भाई मकर रेखा नहीं काटता है, क्योंकि कौन काटता है, तो कर्क रेखा काटता है। कर्क रेखा कहाँ पे है, तो कर्क रेखा किसको बोलते हैं, तो देखिए इस तरीके से हमारा ये क्या है, पृथ्वी है, इस 20 से बीच वाले को 0 अंश अक्षांश बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, अक्षांश। ये 2 भागों में काटता है, ऊपर वाले को उत्तरी अक्षांश बोलते हैं और नीचे वाले को दक्षिणी अक्षांश बोलते हैं भाई, दक्षिणी अक्षांश। ये आड़ा रेखा खींचा हुआ इसी को अक्षांश रेखा बोलते हैं इस तरीके से, और जो खड़ा खड़ा इसे खिंचाया रहता है इसको बोलते हैं देशांतर रेखा। तो ये हम अभी किसका बात कर रहे हैं, अक्षांश रेखा का। किसका बात कर रहे हैं, अक्षांश। अक्षांश तो कितना नंबर के अक्षांश को, तो 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ध्यान दीजिएगा, उत्तरी अक्षांश, ये भी प्रश्न में पूछा हुआ है, कर्क रेखा का अक्षांशी विस्तार किसको बोलते हैं, तो 23.5 डिग्री उत्तर, उत्तर में ना, इस बीच लाइन से ऊपर ऐसे, और जो नीचे आएगा तो सेम 23.5 डिग्री नीचे आएगा, उसको क्या बोलते हैं, मकर रेखा। ध्यान दीजिएगा, हमारा भारत देश इधर है, दक्षिण वाले में हिस्सा में है नहीं, तो मकर रेखा से उसका कोई संबंध नहीं है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा बीमारी वायरस से होता है, तो इसका आंसर क्या होगा जी, इसका आंसर तो डेंगू मच्छर के काटने से होता है, कि मक्खी काटने से। एडीज वाला उस दिन हम लोग पढ़े थे ना, डेंगू किसके कारण होता है, तो एडीज मच्छर के काटने से, तो एडीज मच्छर के काटने से होता है। तो इससे वायरस फैलता है क्या, इसका राइट आंसर क्या होगा, स्मॉल पॉक्स होगा मेरे हिसाब से। स्मॉल पॉक्स और रेबीज, इससे ही वायरस हो जाता है। देखिए मैं ही इसमें कंफ्यूज हो रहा हूँ, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, स्मॉल पॉक्स, ठीक है। उपरोक्त सभी भी हो सकता है इसका आंसर, पर मैं अभी स्मॉल पॉक्स का इसका आंसर ले रहा हूँ। इसको मैं देखूंगा भाई, आपको क्लियर कर दूंगा। किस जिले में बारहनवा पारा है, तो आपको सबको पता है अभ्यारण्य हमारे छत्तीसगढ़ में कितने हैं, तो 11 अभ्यारण्य हैं, तो उसी 11 में से एक है इसका कहीं राइट आंसर महासमुंद। इस क्वेश्चन से क्या सीख लेना है, तो पूरा 11 का 11 आपको अभ्यारण्य को याद कर लेना है छत्तीसगढ़ का, क्रम से कि कब बना और कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, कौन सबसे बड़ा है, कौन सा किस जीव के लिए है ना, है करके क्लियर है। किस दिन है ना, तो इसको उस दिन मैं समझा दिया हूँ, जिस दिन मैं 5 जून को पढ़ा रहा था आपको, कि 5 जून को क्या होता है, पर्यावरण दिवस, 21 जून को योग दिवस। उसी में पढ़ाया था कि 11 जुलाई, देख 11 दे दिए, बड़ा दिक्कत हो जाएगा आप लोगों को याद करने में, तो इसको अच्छे से याद कर लेना, 11 जुलाई, 11 जुलाई। तो इसको मैं कैसे याद किया हूँ, माई, माई मतलब जो, अरे मेरा वाला माई नहीं, जो मम्मी वाला माई, तो माई से ही तो बच्चे होते हैं जी, माई से आप लोग भी जानते होंगे, मम्मी या तो किसी भी जानवर को माई बोल देते हैं ना, तो उसी से मैं याद कर लिया हूँ। तो जुलाई, माई को कैसे याद कर लिया, माई जुलाई, माई जुलाई, माई जुलाई। तो कितना, तो सिंगल सिंगल, एक लड़का और एक लड़की, एक जेंट्स एक लेडीज, दोनों मिलके, तो इसी को तरीके से मैं याद कर लिया हूँ इसको, 11 जुलाई, 11 जुलाई। तो मेरे को याद है ये, आप लोग भी किसी भी तरीके से ट्रिक बना के याद कर लीजिएगा। निम्नलिखित में किस मिट्टी पर नए जमाओ, इसको तो एकदम डीपली मैं आपको समझाया हूँ, इसको तो मैं आपको बहुत ही अच्छे से उस दिन क्लास में समझा दिया हूँ जी, बहुत ही। चलिए, तो इसका क्या हो जाएगा,
निम्नलिखित में से किस मिट्टी पे नए जमाओ, तो देखिए उसको उस दिन मैं बहुत ही अच्छे से इस क्लास में समझा दिया हूँ। यही प्रश्न आता है जी बार बार, उसमें मैं सभी मिट्टी के बारे में बता दिया था, है ना, कि जलोढ़ मृदा किसको बोलते हैं, तो वो जो नदियों के द्वारा बहा के लाया जाता है उसको बोला जाता है जलोढ़ मृदा। काली मिट्टी किसको, तो ये लावा और ये ज्वालामुखी के फटने से होता है, ये पठारी क्षेत्र में ज़्यादा मिलते हैं, है ना। सबसे ज़्यादा ये कपास के, सॉरी हाँ, कपास के लिए का से काला मिट्टी, का से कपासी मिट्टी, सोयाबीन के लिए ये सब होता है, इसको बताया था उस दिन। बीच वाले बेल्ट में मिलता है, महाराष्ट्र से लेके बीच वाले एरिया में, ठीक है, भारत के नक्शा के, है ना। उसमें बताया था कि जब नदी बहा के लाता है, ये जो एक खादर मिट्टी है और एक तो बांगर होता है, एक बांगर होता है और एक खादर होता है। एक क्या होता है, बांगर, और एक क्या होता है, खादर। मैं बताया था ये जो नदी बहा के लाते हैं जो मिट्टी, ये सब दोनों मिट्टी को ही बोलते हैं। ये दोनों किसके प्रकार हैं, तो जलोढ़ मृदा के प्रकार हैं। किसके, जलोढ़। एक बांगर होता है, एक खादर होता है। खाद से ही पता चल रहा होगा कि जो लेटेस्ट बहुत पुराना मिट्टी होगा उसको बांगर बोलते हैं, नदियों के द्वारा बहा के लाया जाता है। और जो अभी अभी इस साल, इससे पिछले साल जो, जैसे ये नदी है मान लीजिए, ठीक है, जैसे ये क्या है, नदी है, ये क्या है जी, ये नदी है। तो नदी इसमें चल रहा है, इसमें चल रहा है, तो ये बगल बगल में फिर पानी कम होते जाएगा तो ये मिट्टी बचा रहेगा, ये मिट्टी बचा रहेगा, बचा रहेगा ना। तो जो बचा रहेगा वो ही क्या कहलाता है, नया वाला जो खादर वाला। और जैसे फिर और कम हो गया तो ये और एक कम चला जाएगा, तो ये फिर कुछ दिन के बाद ये पुराना बन जाएगा, तो इसी को क्या बोलते हैं, बांगर। और जो पास वाले को खादर। खादर क्यों बोलते हैं, क्योंकि लेटेस्ट बहा के लाया हो तो उसमें भी खाद और उर्वरक शक्ति ज़्यादा रहता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, खादर। क्लियर हो गया। किस मिट्टी का भाग है, तो जलोढ़ मृदा का भाग है। जलोढ़ मृदा कौन सा होता है, तो इसमें जिसमें नदियों के द्वारा बहाव के गाद मिट्टी का कण। क्लियर हो गया। चलिए, उस दिन एक तो छूट गया था, उसको बता देता हूँ। एक होता है लेटेराइट मृदा। लेटेराइट नहीं समझाया था, आज बता देता हूँ। लेटेराइट मृदा, लेटेराइट, बस इसको इतना जान लीजिए, पुराने साल में पूछा हुआ, इसको ईंट मृदा भी बोलते हैं। क्या, ईंट या ब्रिक्स, ठीक है। तो ईंट मृदा किसको बोलते हैं, तो लेटेराइट को। क्यों, क्योंकि लेटेराइट का मतलब है, आप समझ रहे हो, वो मिट्टी जब मतलब इस तरीके से मीठा है, मान लीजिए ये फट जाता है, फटने लगता है, इसे अलग अलग फट जाता है, धूप पड़ता है तो, है ना, उसी को क्या बोलते हैं वो। और उसका आकार कैसे बन जाता है, ईंटा टाइप का, उसी को बोलते हैं लेटेराइट, ईंट टाइप, लेटेराइट, ईंट टाइप, ऐसे बोलोगे तो क्लियर होते जाएगा, याद हो जाएगा। चलिए, तो हो गया यहाँ पे हमारा 50 क्वेश्चन। देखिए समय कितना हो गया, बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ है वीडियो का, 22 मिनट का वीडियो है जी। कम से कम इसको 2 बार आप देखिए, आपके माइंड में बस जाएगा। पुराना जो जनरल नॉलेज का इतना तो करना ही है, सीरीज चल रहा है ना उसी में, तो उनको पूरा देख लीजिए, उसको नोट्स को बनाते जाइए। आपको यकीन मानिए, किसी भी जिसमें कि आप जनरल नॉलेज भारत का आ रहा है ना, आपका इतना धीरे धीरे लिखते जाएंगे, रोज रोज 10-10 लाइन लिखते जाएंगे ना, बढ़िया सा नोट्स तैयार हो जाएगा, बहुत कॉन्फिडेंस मिलेगा। आप खुद पेपर को देखिए ना, पुराने साल का, आप पटवारी का देख लीजिए, हॉस्टल अधीक्षक का देख लीजिए, यहाँ तक कि पीएससी का देख लीजिए, इन्हीं के इर्द गिर्द घूम के ही उसका प्रश्न सेटअप बनता है। तो ओके, अभी के लिए बस इतना ही। आप लोग बिल्कुल तैयारी में लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता जरूर। अभी मैं उस दिन बोला था ना कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है, यह एक प्रोसेस है, लगातार चलते रहता है, और एक दिन आपको सफलता ज़रूर मिलेगा। सफलता एक दिन में नहीं मिलता, लेकिन सफलता एक दिन ज़रूर मिलता है। ओके, अभी के लिए बस इतना ही। गुड नाइट, अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए।